आज का जो हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफिकल थॉट ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक चिंतन प्राचीन काल में किस प्रकार का था उसके बारे में जानना है। तो प्राचीन भारतीय भूगोल की एक लंबी इतिहास रही है और जिसका शुरुआत भारतीय सभ्यता के शुरुआत से ही है। यानी जो प्राचीन भारतीय भूगोल का शुरुआत को हम लोग देखें तो सभ्यता के शुरुआत से ही शुरू हो चुकी है। Geographical knowledge is preserved in the religious texts, depicts philosophy, history, and sacred literature rather than in the single systematic books. तो जो भी भौगोलिक ज्ञान था वह किसी एक पुस्तक में निहित न होकर धार्मिक ग्रंथों, काव्यों, दर्शन, इतिहास और पवित्र ग्रंथों में माना गया से आया है। जो मेजर सोर्स हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के, उनमें वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, पुराण हैं और जो मेजर ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन किया गया यानी कि जो हमारे भौगोलिक चिंतन ने जो जानकारी दिया उसमें कि टोपोग्राफी का यानी लैंड फॉर्म्स स्थल मंडल का जानकारी है, फिजियोग्राफी यानी उसका भौतिकी का, फ्लोरा और फौना पौधा जगत, जंतु जगत, प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कृषि, एग्रीकल्चर, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सबों की जानकारी प्राचीन भारतीय भौगोलिक दर्शन से मिलता है। तो कुछ अभी हम लोग जैसे कि सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में, ये भी सब अपना प्राचीन भारत में सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के भी बारे में मिला है। कुछ भारतीय जो टेक्स्ट हैं यानी कि ग्रंथ हैं उनमें उनसे क्या क्या निकल रहा है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण से भारत का प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया निकला है। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण से भूगोल के विभिन्न शाखाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिला है, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। इसी तरह से रामायण में पर्वतों, नदियों, पठारों, जंगलों और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में वर्णन मिलता है। महाभारत में इसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं कि बहुत तरह की भौगोलिक सूचनाएं मिलती हैं। भुवन कोशा ये एक पुराण है, इसमें क्लाइमेट यानी जलवायु, मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी, वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन तो विश्व के बारे में वर्णन मिलता है। बुद्धिस्ट जातक जो हैं, बौद्ध जातक, इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन द एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी मिलता है। प्राचीन भारतीय भूगोल का मूल्यवान सूचनाएं प्राप्त होते हैं। सूर्य सिद्धांत एक ऐसा, इसका कोई राइटर नहीं है। सूर्य सिद्धांत में ही सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए जो हिंदी टर्मिनोलॉजी भूगोल होता है पहली बार यूज किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में भूगोल शब्द पहली बार यूज किया गया था। सूर्य सिद्धांत, और इसमें पृथ्वी की व्याख्या की गई थी। तो कुल मिला के अब तक हम लोग को जो जानकारी मिला उससे ये पता चल रहा है कि जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक चिंतन है वो वैदिक लिटरेचर्स पर यानी कि वैदिक ग्रंथों पर, काव्यों पर, पुराणों पर, बुद्ध जातक पर, जैन ग्रंथों पर, इन सबों पर आधारित ये भौगोलिक चिंतन है, जिसमें कि भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और ब्रह्मांड का ज्ञान दिया गया। तो कुछ अब हम लोग एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत के कौन कौन से ज्योग्राफर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नाम हम लोग को वराहमिहिर है।
वराहमिहिर वराहमिहिर को हम लोग क्या देख रहे हैं, 505 से लेकर और 505 से 587 ईस्वी मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर्स कहलाते हैं। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये एस्ट्रोनॉमर हैं, मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष के विद्वान हैं। तो इसी तरह से ये इनका जो जन्म हुआ है वो उज्जैन में रहते थे। उन्हीं क्षेत्र को हम लोग अवंती, इतिहास में अवंती के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से देखिएगा, वन ऑफ द नवरत्न 9 जेम्स ऑफ द किंग यशोधर्मन विक्रमादित्य। यशोधर्मन विक्रमादित्य एक राजा थे, उनके 9 रत्नों में से ये एक थे। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो वराहमिहिर का जो योगदान रहा वो खगोल शास्त्र और गणितीय भूगोल में रहा है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण का भी व्याख्या किया। फेमस जो वर्क है इनका पंच सिद्धांतिका है। तो ये याद इनका बुक्स का नाम रखना पड़ेगा, पंच सिद्धांतिका। और सोलर और लूनर इक्लिप्स के कारणों के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया है। तो ये 2 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से ब्रह्मगुप्ता इंडियन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोलॉजर है, ये भी एस्ट्रोनॉमर। तो खगोल शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं। फेमस वर्क्स इनका ब्रह्म स्फुति सिद्धांता किताब का नाम है, 628 AD में लिख दिए। इसी तरह से इनका दूसरा किताब का नाम है खंड खाद्य। और ये पहला विद्वान है जिन्होंने जीरो का कंप्यूटेशन सिखाया, यानी कि गणना में जीरो को शामिल किया। हालांकि जीरो का जो कॉन्सेप्ट है इनसे पहले के विद्वान आर्यभट्ट ने दे दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, ये आर्यभट्ट का। जबकि इन्होंने शून्य से गणना करने का कॉन्सेप्ट दिया कि शून्य को कैसे हम लोग कंप्यूट करने में, यानी कि जोड़ने, घटाने, गुणा में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में इन्होंने बताया। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इनका मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। इसी तरह से तीसरा जो विद्वान हम लोग यहाँ लिए हैं भास्कराचार्य हैं। तो ये भी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं, एसोसिएटेड विद द उज्जैन ऑब्जर्वेटरी। उज्जैन ऑब्जर्वेटरी से ये जुड़े हुए हैं। मेन वर्क इनका जो है सिद्धांत शिरोमणि है। कई बार परीक्षा में पूछ चुका, सिद्धांत शिरोमणि किसका पुस्तक है, भास्कराचार्य का। और ये डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में ये बटा हुआ है। लीलावती जो अंकगणित का किताब है, अर्थमेटिक, बीज गणित, अलजबरा इनका दूसरा पुस्तक है। ग्रह गणित यानी कि प्लेनेटरी मैथमेटिक्स, प्लैनेट के बारे में जानकारी है इसमें। ग्रह गणित तीसरा बुक्स है इनका। और चौथा है गोलाध्य के बाद में स्फीयर। तो गोलाध्य इनका चौथा पुस्तक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए ये जाने जाते हैं, जिसका मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में अप्लाई किया जाता है। तो ये हम लोग इनके बारे में जान पाए। और आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं। इनका टाइम स्पान देखिए तो पहले का है ये, और 476 से लेकर 550 AD इनका समय बताया जा रहा है। और ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, ज्योग्राफर हैं। इनका जो मेजर वर्क्स है आर्यभट्टिया, एक किताब 499 में आया। इसी तरह से आर्य सिद्धांत इनका ये दूसरा मेन वर्क्स है। और इसके साथ गणित में, खगोल शास्त्र में, जो भूगोल में इनका योगदान रहा। माना जाता है कि
ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच असमखिया रीजन से थे, लेकिन बहुत सारे लोग तो आर्यभट्ट को पटना का मानते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है कहाँ के हैं, पाटलिपुत्र के हैं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन वगैरह का क्षेत्र के हैं, नर्मदा और गोदावरी रिवर के। पर ज़्यादातर इतिहास की किताबों में आर्यभट्ट को बिहार का बोला जाता है, पटना के माने जाते हैं ये। तो ये उसी का ऑनलाइन रिविजन्स के लिए है, ऑनलाइन रिविजन्स प्रीलिम्स के लिए पंच सिद्धांतिका किसका है, वराह ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको आ जाएगा। वराह मिहिर का पुस्तक का क्या नाम है, और सोलर इक्लिप्स के बारे में वराह मिहिर बताया। अभी आपने पढ़ा था रूल्स ऑफ जीरो, ब्रह्मस्फुति सिद्धांता, अभी हम लोग खंड खाद्य देखे थे, ये सब ब्रह्मगुप्त का था। सिद्धांत से रोमणी, डिफरेंशियल कैलकुलेशंस के लिए भास्कराचार्य जानते हैं, 4 पार्ट में सिद्धांत से रोमणी है। तो आर्यभट्ट का हम लोग देखे थे आर्यभट्टिया में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर लिखा गया है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये सब आर्यभट्टिया में आपको मिलेगा। इसी तरह से जो उनका दूसरा किताब है आर्य सिद्धांत, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का चर्चा है। कई खगोलीय यंत्र हैं, जैसे कि निमोन, शंकु यंत्र यहाँ पर बोला गया। इसी तरह से शैडो इंस्ट्रूमेंट, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट, वाटर क्लॉक्स, ये सब आर्य सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा किया गया। मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस इनका काफ़ी है, जैसे कि प्लेस वैल्यू देना, स्थानीय मान जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो दिए थे, जीरो का, शून्य का संकल्पना इन्होंने दिया, जबकि कंप्यूटिंग भी थी जीरो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बराहमिहिर ने उसको, सॉरी ब्रह्मगुप्त ने दिया था, जो जीरो से कंप्यूटिंग था वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्यभट्ट ने दिया था। इसी तरह से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन का वैल्यू निकालना, फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशंस है। एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन इनका देखा जाए तो जो खगोलीय इनका योगदान है, उन्होंने बताया कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, और तारों के बारे में बताया गया, एक्सप्लेन दैट द अपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स, तारा इसलिए घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। इसका एग्जांपल जैसे कि हम लोगों का नाव से किए कि एक मूविंग बोट में अगर आप बैठ जाइए तो सब कुछ आपको चलता हुआ जैसा दिखता है, जबकि वो स्टेबल है। क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, एक गाड़ी में बैठे हैं, तो हम लोग मूविंग करते हैं और सब कुछ लगता है कि चल रहा है। ऐसे ही पृथ्वी घूम रही है और तारा इसके सामने में अपरेंट मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्लैनेटरी ऑर्बिट इलिप्टिकल रेदर देन द परफेक्टली सर्कुलर, तो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर प्लैनेट्स ऑर्बिट्स कर रहे हैं। सोलर सिस्टम्स और इक्लिप्स के बारे में इन्होंने बताया। अभी हम लोग वराहमिहिर का भी देखे थे कि उसने सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में चर्चा किया था। तो हालांकि ये मान रहे हैं जियोसेंट्रिक मॉडल्स, आर्यभट्ट को जियोसेंट्रिक मॉडल ही आर्यभट्ट ने भी दिया था कि पृथ्वी को ही केंद्र में माना था। लेकिन जो देखेंगे ना इनका, जैसे कि सोलर और लूनर इक्लिप्स का जैसे ही बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि सोलर और लूनर इक्लिप्सेस अकर ड्यू टू द अर्थ एंड मून शैडोज। सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, इसका मून का कारण क्या बता रहे हैं, पृथ्वी का और मून के शैडो के कारण, नॉट राहु और केतु। और जितना भी प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो, मून हो, वो सभी सनलाइट के द्वारा ही चमकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो अलग ढंग का कर दिए। सोलर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण क्या बता रहे हैं
कि पृथ्वी और मून के छाया के कारण ऐसा होता है, नॉट राहु और केतु। राहु केतु डायटी के द्वारा नहीं हो रहा है, राहु केतु जो ग्रह माने गए हैं उसके चलते नहीं हो रहा, बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी के छाया के कारण सोलर और लूनर इक्लिप्स हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल ही अपनाया, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून इंटर्स अर्थ शैडो, जब पृथ्वी की छाया मून पर पड़ती है तभी लूनर इक्लिप्स होता है। और चूंकि देखिए पृथ्वी का छाया मून पर जो पड़ता है गोल टाइप का पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को स्फीयर टाइप का माना गया, ये भी इन्होंने ही बताया है, आर्यभट्ट ने। इसी तरह से देखिए एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजी क्या बोल रहा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसका जो सोर्स है वो वेद में, ऋग्वेद में, उपनिषद में, पुराण में ये सब मिलता है। 4 व्यू ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, उसमें 4 प्रकार का व्यू दिया गया है। कलात्मक जो उत्पत्ति मान रहा है कि यूनिवर्स को डिवाइन ने बनाया, यानी देवता लोगों ने इसको अपने कला के द्वारा निर्मित किया है। इसी तरह से यांत्रिकी उत्पत्ति का क्या सिद्धांत बोल रहा है कि यह आदि पुरुष के सेक्रीफाइस से हुआ, बलिदान से उत्पन्न हुआ, पुरुष सूक्त में ये लिखा गया। इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन्स है, तो इंस्ट्रूमेंटल जो यंत्र उत्पत्ति का सिद्धांत है वो बोलते हैं क्या कि ये अग्नि, इंद्र, सूर्य, सोम, रुद्र, ये लोग देवता लोगों ने इसको बनाया है। जबकि फिलोसफिकल ओरिजिन्स क्या बता रहा है कि इनहेरेंट हीट, जिसको हम लोग तपस बोलते हैं, उष्मा, उसके थ्रू नॉन बीइंग का मीन्स जो कि अस्तित्व में नहीं है, असत है, उससे उत्पत्ति हुआ, असत से। और ये असत कहाँ कैसे उत्पत्ति हो गया? असत मीन्स जो नॉन बीइंग है, जो न है, जिसका अस्तित्व नहीं है, तो ये असत से कैसे हो गया? तो इसके पीछे इनहेरेंट हीट माना गया, अंतर्निहित उष्मा से। नेक्स्ट हम लोग देखें ब्रह्मांड का कंसेप्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो बोल रहा है कि यूनिवर्स डिस्क्राइब एज ब्रह्मांड कॉस्मिक एग, यानी कि ये अंतरिक्ष में अंडा से उत्पत्ति हो गया। लेटर टेक्स्ट डिवाइडेड इट इनटू द 7 अपर एंड 7 लोअर वर्ल्ड्स। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के साथ जो हुआ वो 7 ऊपर और 7 नीचे संसार बन गया, 7 अपर वर्ल्ड और 7 लोअर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या बता रहा है। उपनिषद बोल रहा है कि अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। उपनिषद के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुआ है। जबकि पुराण क्या बोल रहा है, इनिशियली देयर वाज नाइदर डे और नाइट, प्रारंभ में यहाँ न कोई रात होती थी न दिन होती थी, नाइदर लाइट नॉट डार्कनेस, न कोई प्रकाश था न अंधेरा था, बिफोर क्रिएशन। क्रिएशन के पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, जो भी हुआ वो क्रिएशन के बाद हुआ। अब देखिए एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफर का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर बिलीव्स इन अ जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, यानी पृथ्वी को केंद्र में मान लिया। ऋग्वेद में मेंशन किया है कि सन, मून, 5 प्लैनेट, पंचग्रह और कंस्टलेशन यानी तारा समूह, जिसको नक्षत्र बोला जाता है, 9 सेलेस्टियल बॉडीज, 9 ग्रह में देखिए सन है, मून है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु और केतु, ये 9 सेलेस्टियल बॉडीज हैं, 9 ग्रह हैं ये। तो इसमें कॉन्सेप्ट में ये है कि अर्थ सेंटर में है और उसके साथ साथ सूर्य है, मून है, पंचग्रह हैं, तारा, नक्षत्र हैं।
उनके कुछ के कलर भी बताए गए हैं कि जैसे कि मरकरी बुध ग्रह जो है उसका ग्रीन रंग का कलर है। वेनस को लाइट होने के चलते सबसे हीटेड हम लोग जानते हैं ये वेनस होता है, वाइट कलर से इसको किया गया। मार्स को रेड से, जुपिटर को येलो से, सैटर्न को ब्लैक से। तो ये बताया गया ग्रंथों में। ग्रहण के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सोलर और लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्राप्ति विभिन्न विद्वानों ने समझाया भी। आर्यभट्ट को हम लोग देखे थे, वराहमिहिर को देखे थे। आर्यभट्ट गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्लिप्स, बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के चलते ये होता है। वराहमिहिर ने इक्लिप्स होने पर सीजनल इफेक्ट का भी चर्चा किया। जैसे बोला कि अगर अप्रैल और मई में अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है तो गुड रेनफॉल होगा। इसी तरह से मार्च, जून और दिसंबर में होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो इसे अशुभ माना जाएगा। तो इस तरह का वराहमिहिर ने बताया। इसी तरह से आइए कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ में देखें। भूगोल मीन्स द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गोलार्ध। अच्छा, एक बात ये है कि भारतीय दर्शन ने स्फेरिकल शेप शुरू से ही बताते चल रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी देखिए पृथ्वी को स्फेरिकल शेप बताया गया है। भूगोल का मतलब भी है क्या कि पृथ्वी का स्फेरिकल शेप है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी बताया गया। डे एंड नाइट अकर्स बिकॉज सन अपीयर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ। तो ये भी वैज्ञानिक बात किया जा रहा है कि सन अपोजिट साइड में चला जाता है तो नाइट हो जाता है, फ्रंट पे आ जाता है सामने तो डे हो जाता है। सर्कुलर शैडो ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के दौरान सर्कुलर शैडो पड़ रहा है जिससे कि पता चल रहा है कि पृथ्वी का स्फेरिकल शेप है। तो बड़ा साइंटिफिक बात कर रहा है भारत का ये। साइज ऑफ अर्थ के बारे में देखिए, एंसीमेंट एस्टिमेट्स किया जा रहा है कि पृथ्वी का योजन में क्या आकार है। तो पंच सिद्धांतिका क्या बता रहा है, 13,038 किलोमीटर, तो लगभग पास ही है। 12,700 जो रियल में है, आसी पास है। 12,500 किलोमीटर के आसपास, 12,716 या इसके आस ही पास है। आर्यभट्ट भी 13,440 किलोमीटर पृथ्वी के आकार को बता रहा है। तो इस तरह से डायमीटर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आसपास है, 100 के अंडर ही में है डिफरेंसेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में देखिए, लैटिट्यूड को अक्षांश बोला गया, लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोला गया। इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ को अक्षांश बोला जाता है। इसी तरह से प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट में जो होता है उसको लॉन्गिट्यूड्स बोल रहे हैं। एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर यूज दिस कॉन्सेप्ट्स। उज्जैन वाज कंसिडर द प्राइम मेरिडियन इन एंशियंट। उज्जैन को प्राइम मेरिडियन माना गया है भारत में। कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में, यानी दिशा के बारे में भी भारतीय दर्शन में हम लोग को मिलता है। 4 मुख्य दिशा हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बाद में इसको 10 दिशा में बांट दिया गया। एक तो आपको सबका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 8 तो ऐसे ही हो गया। और जेनिथ एक आपका ऊपर में हो गया, एक नदी नीचे का हो गया, पाताल लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। इस तरह से 10 दिशा हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पर अभी कंक्लूजन वही निकल के आया कि आर्यभट्ट ने एक्लिप्स को व्याख्या किया वैज्ञानिक ढंग से। अर्थ का स्फेरिकल शेप वैदिक लिटरेचर्स में मिलता है। उज्जैन को प्राइम मेरिडियन में माना गया भारत के नज़र से इंडियन प्राइम मेरिडियन था वो। अक्षांश और देशांतर के बारे में साइंटिफिक बात किया गया। एंशियंट इंडियन ज्योग्राफर कॉन्सेप्ट है नॉलेज ऑफ लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या बोल रहे हैं कि लोकल टाइम देशांतर बदलने के साथ
हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है, यानी कि टाइम किस पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड्स पर। लॉन्गिट्यूड बदल रहा है तो टाइम भी उसका, लोकल टाइम भी बदल जाएगा। दे कंपेयर द टाइमिंग ऑफ लूनर इक्लिप्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और ये चीज़ कैसे डिफरेंट प्लेस पर, इसीलिए चंद्र ग्रहण का टाइमिंग अलग अलग आ रहा है। तो जो कुल मिला के यहाँ से ये हम लोग को समझ में आया कि लॉन्गिट्यूड टाइम का निर्धारण कर रहा है। दे हेल्प एस्टिमेट लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस बिटवीन द लोकेशन। विभिन्न स्थानों का देशांतर बदल जाता है, इसीलिए उसका टाइमिंग अलग अलग आता है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में देखें, अर्थ वाज बिलीव टू हैव फॉर्म बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ द गैसियस मटेरियल। तो गैसीय पदार्थों के ठोस होने से अर्थ की उत्पत्ति हुआ है। अर्थ क्रस्ट वाज कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ, जो अर्थ क्रस्ट बने हैं उसमें हार्ड रॉक्स हैं, शिला हैं, भूमि क्ले से बना है, अस्थमा सैंड है। तो ये तीन चीज़ों से, शिला, भूमि, अस्थमा, इनसे मिलकर अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। पुराण के अनुसार अर्थ फ्लोट ऑन द वाटर लाइक अ बोट। पृथ्वी पानी पर तैर रही है नाव की तरह। आर्यंस बिलीव्ड मोर लैंड एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्य लोग मानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक भूमि की भाग भूमि का भाग स्थित है। तो ये आज का आधुनिक जैसा ही सब बातें हो रही है। अर्थक्वेक्स, भूकंप के बारे में पुराण में क्या कहा गया है कि अर्थक्वेक्स वर बिलीव टू कॉज बाई डाइटीज। अर्थक्वेक्स जो है देवता देवता लोगों पर निर्भर है। वायु, अग्नि और इंद्र, वरुण, ये लोग इसके लिए, भूकंप लाने के लिए जिम्मेदार हैं। एंशिएंट स्कॉलर्स ऑल्सो हैड सम नॉलेज ऑफ वोल्केनोज। तो जो प्राचीन विद्वान थे उनको वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में जानकारी था। एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। अर्थ इज सराउंडेड बाय द अंतरिक्षा, यानी एटमॉस्फेयर से, अंतरिक्षा का मतलब यहाँ पर अंतरिक्ष से है, और वायुमंडल से पृथ्वी घिरी हुई है। ऋग्वेद में बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी क्रॉस बाय बर्ड्स। चिड़ियों के द्वारा एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं किया जा सकता, वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। भास्कराचार्य बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की थिकनेस 12 योजन है, यानी लगभग 154 किलोमीटर, यानी एक योजन में 12 पॉइंट समथिंग किलोमीटर आएगा। वेदर एलिमेंट्स में विंड को रखा गया, हवा, पवनों को, बादल को, वर्षा को, लाइटिंग को, फ्रॉस्ट को, ये सब वेदर एलिमेंट्स हैं। सीजन के बारे में क्या बोल रहा है कि रामायण में 6 प्रकार की ऋतु को चर्चा किया गया, और ये 6 प्रकार के जो ऋतु हैं, जैसे कि वसंत, इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन, इसमें चैत और बैसाख महीना है। इसी तरह से ग्रीष्मकाल, समर सीजन, इसमें जेठ और आषाढ़ को रखा गया। वर्षा, रेनी सीजन, इसमें श्रावण और भादों को रखा गया। इसी प्रकार से शरद, ऑटम में अश्विन और कार्तिक को रखा गया। हेमंत, विंटर में मार्गशीर्ष और पौष को रखा गया। और इसी तरह से शिशिर मतलब सीवियर विंटर में माघ और फाल्गुन को रख दिया गया। तो इस प्रकार से 6 ऋतु रामायण में बताया गया है। तो एंशिएंट इंडियंस हैड एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीजनल चेंज स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में मौसम कैसे बदलते हैं, इसको उनको जानकारी था। द्वीप के बारे में देखिए, तो द्वीप ओरिजिनली मीन लैंड सराउंडेड बाई वाटर। द्वीप उसको कहते हैं जो पानी से घिरा हो। लेटर इट रेफर टू द नेचुरल जोग्राफिकल रीजन्स, और बाद में इसको हम लोग प्राकृतिक भौगोलिक प्रदेश से जोड़ दिए गए, सेपरेटेड बाई वाटर, माउंटेन, फॉरेस्ट और डेजर्ट्स, जो कि जल के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, जंगलों के द्वारा, डेजर्ट्स के द्वारा घिरे हुए हों। तो पुराण डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द 7 द्वीप्स। यहाँ पर द्वीप्स आज का आइलैंड जैसा नहीं है, इन्होंने पुराण में वर्ल्ड को 7 द्वीप में बांटा, और इस तरह से एक कॉन्टिनेंट के रूप में लिया द्वीप को, कि 7 कॉन्टिनेंट है। एक प्रकार से जम्बू द्वीप उनमें से सबसे बड़ा द्वीप है।
जो जामुन पेड़ के नाम पर इसका पड़ गया, और ये एशिया द्वीप का ये पार्ट माना जाता है। सेंट्रल और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट, बीच में है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट है। सराउंडेड बाय द सॉल्ट ओशियंस, तो ओशन से घिरा हुआ है। डिवाइडेड इनटू वर्साज, वर्साज मीन्स रीजन्स। इलावर्त वर्षा लाइज एट द सेंटर विद द माउंटेन मेरू। तो ये रीजन्स में बटा हुआ है। इलावर्त वर्ष जो है वो माउंट मेरू के साथ, यानी कि पामीर का जो पठार है माउंट मेरू, उसके साथ मध्य में स्थित है। केतुमाला लाइज टू द वेस्ट, ये सब पर्वत हो गए। भद्रसवा टू द ईस्ट। किम पुरुषा, इसको तिब्बतन प्लेट्यू बोलते हैं, टू द साउथ। तो ये सब पर्वतों के बारे में बता दिया गया, कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ हैं। तो रामायण ने 6 प्रकार का बता दिया। ऋतु होता है, पुराण के अनुसार 7 प्रकार के द्वीप होते हैं, यानी कि 7 प्रकार के कॉन्टिनेंट है। जम्बू द्वीप सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, और माउंट मेरू यानी कि पामीर का पठार, जो पामीर नोट है, लाई एट द सेंटर। तो पामीर का जो पठार हम लोग बोलते हैं ना, वो जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित है। इसको एशिया से लिया गया। इसके कुछ मेजर रिवर्स बताया गया है, जैसे कि सीता, अमू दरिया नदी आज का, ऑक्सस जिसको हम लोग बोलते हैं, भद्रा, सीर दरिया। तो ये सब अभी भी आपको ये मैप्स पे दिख जाएगी, उनका नाम भद्रा है। गंगा, किशन गंगा रिवर कश्मीर में है यहाँ पर। इसी तरह से अदर फिजिकल फीचर्स में, जैसे कि हिंदू कुश का नाम क्या है, निषाद माउंटेन। कोहे बाबा अफगानिस्तान है ये। वैद्य माउंटेन, बदा खशान, बदक बदा खशान। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कूश द्वीप पर। तो ये कूश ग्रास के नाम पर पड़ा है। कूश मतलब ग्रास, एक प्रकार के। आज का ये ईरान से जोड़ा जाता है, कॉरस्पॉन्डेंट टू ईरान, इराक एंड एडजॉइनिंग डेजर्ट रीजन्स। तो ईरान, इराक और उसके आसपास के मरुस्थल वाले एरिया जो कूश द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। कैरेक्टराइज बाई सीजनल रिवर्स, तो कुछ सीजनल रिवर, मौसमी नदियाँ यहाँ पर दिखती हैं, और मूलतः ये डेजर्ट ड्रॉट का एरिया है। माउंटेन्स रिच इन मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, तो खनिज यहाँ मिलता है, प्रीशियस स्टोन मिलते हैं। प्रिसाइडिंग डाइटी यहाँ का अग्नि है कूश द्वीप के। इसी तरह पलाक्ष द्वीप, नेम्ड आफ्टर द पलाक्षा ट्री, यानी अंजीर के पेड़ के नाम पर पड़ गया है। तो अंजीर जानते हैं कहाँ के लिए कहाँ होता है, मेडिटेरियन रीजन में होता है। तो ये पलाक्ष मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पुष्करा द्वीप, इसको लोटस से माना गया है कि लैंड सराउंडेड बाय द लोटस लेक, कमल के झील से घिरा हुआ है। और इसको हम लोग ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया से जोड़ते हैं। न्यूमरस लेक्स है। नोमैडिक एंड हंटिंग कम्युनिटी यहाँ पर निवास करता है। सालमली द्वीप, ये सिल्क कॉटन से जुड़ा हुआ है, सलमली ट्री से। इसमें मेडागास्कर का एरिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये सब आते हैं। डेंस फॉरेस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का। फूड गैदरिंग सोसाइटी यहाँ है, मॉडरेट रेनफॉल है, रिच नेचुरल वेजिटेशंस है यहाँ है। इसी तरह से क्रौंचा द्वीप, क्रौनका द्वीप जो है ये है ना, ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप से जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग ब्रिटिश आइज। तो ये ब्रिटेन भी इसी के अंदर आ रहा है। हेवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये सारे। इसी तरह से एक लास्ट हो गया शक द्वीप, ये साउथ ईस्ट एशिया है। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये हम लोग इस तरह से सातों द्वीप के बारे में जान गए। भारतवर्ष के बारे में देखिए क्या आ रहा है।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। पुराण में क्या बोला गया कि भारत तो वर्षा एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय टू कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष फैला हुआ है। डिराइव फ्रॉम किंग भरत अकॉर्डिंग टू द अदर ट्रेडिशंस, मनु भरत। तो किंग भरत के नाम पर या मनु भरत के नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा है। डिवाइडेड इनटू 9 खंड, 9 डिविजन्स है, सेपरेटेड बाय समुद्र सी, सिंबलाइज द जोग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के सांस्कृतिक एकता का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। 4 वर्ण, तो 4 प्रकार के यहाँ पर वर्ण है, व्यवस्था है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण का काम प्रीस्ट और स्कॉलर्स होता है, क्षत्रिय वॉरियर्स और रूलर्स होते हैं, वैश्य लोग ट्रेडर और एग्रीकल्चरिस्ट होता है, और शूद्र सर्विस प्रोवाइडर एंड आर्टिशियंस को रखा गया। तो एंशिएंट लिटरेचर में माउंटेन का भी काफ़ी चर्चा मिला है, जैसे हिमालय, विंध्य, पारीपत्र, दुर्धुरा, महेंद्र, त्रिकूट, ये सब पर्वतों के नाम मिले हैं। तो लोग यहाँ पर देखेंगे डिवाइडेड अंतरागिरी और बाह्यगिरी, इनर हिमालय और आउटर हिमालय। माउंट कैलाश इज डिस्क्राइब्ड एज द एबोर्ड ऑफ देवाज एंड अप्सरा। तो कैलाश पर्वत जो कि अभी तिब्बत में पड़ता है, देवताओं का निवास स्थल है, अप्सराओं का निवास स्थल है। विंध्य को डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्ग माउंटेन रेंज विद द न्यूमरस पीक। तो विंध्य रेंज में अनेक शिखर हैं। नर्मदा वैली अप टू द कैमूर वाया अमरकंटक, तो इस तरह से फैला हुआ है विंध्य रेंज। महेंद्र मलाई के बारे में भी यहाँ ईस्टर्न घाट्स में महेंद्र और महेंद्र मलाई, मलाई मतलब पर्वत। वेस्टर्न घाट में नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, ये सब का चर्चा मिला। हालांकि नल्ला मलाई तो ईस्टर्न घाट्स में है। तो ये इसी तरह से ऋग्वेदिक नदियों का कुछ उल्लेख है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतुद्री, सतलज, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चेनाब, वितिस्ता, झेलम, सिंधु, इंडस, कुभा, काबुल, गोमती, गोमल, कुरुमु, कुर्रम। तो ये सब कुछ वैदिक नदियाँ थी। अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये हैं। गंगा के बारे में गंगोत्री से निकली हैं, इनिशियली डिवाइडेड इनटू 7 चैनल्स। ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, और इस तरह से हम लोग भौगोलिक चिंतन भारत के बारे में जान लिए।